अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम बात करेंगे कुछ डिफेंस की, हम बात करेंगे कुछ अफगानिस्तान की कि अफगानिस्तान में जो करंट सिचुएशन है जिसमें उनकी इकोनॉमी काफ़ी वीक है और उन्हें पूरी दुनिया से ही ज़रूरत पड़ रही है कि वो मदद मांगें या लोग उनकी मदद करें। तो उस सिचुएशन में जो है वो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको क्या प्रॉब्लम जो है या क्या सिचुएशन जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे इंडिया और चाइना रिलेशंस की, और रिसेंटली जो कुछ लद्दाख में हुआ उसके बाद अब करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि ट्रेड तो चल रहा है। जहां तक मुझे पता है वो ये कि इंडिया और चाइना जो है आपस में ट्रेड तो कर रहे हैं, लेकिन बाकी बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमें आज जी ज्वाइन करेंगे मेजर जनरल अश्वनी स्वाई साहब, जो कि फॉर्मर हेड ऑफ टेरिटरी आर्मी हैं, और इनको हम देखते रहते हैं सर को टीवी पर भी और सर को सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू आरजू। सर जैसे आपको ने सुना कि मैंने इंट्रो में कहा कि हम जानना चाहेंगे कि जो सिचुएशन अफगानिस्तान की इस वक्त बनी हुई है, और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान से भी बार बार कहा जा रहा है कि उनकी मदद की जाए। इस्लामिक कंट्री की भी एक हमने यहाँ पे मीटिंग करवाई थी ओआईसी की, और भारत भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि कुछ ना कुछ उनकी मदद की जाए जो अफगानिस्तान में लोग हैं। लेकिन सर ये सिचुएशन जो है वो बाकी जो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं अफगानिस्तान के साथ, उनको क्या फेस करना पड़ सकता है अगर यही सिचुएशन रही उनकी, यानी इकोनॉमी की हालत यही रही अफगानिस्तान में। हाँ बिल्कुल, देखो आरजू, इसमें कोई शक नहीं कि आज की तारीख में अफगानिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो काफ़ी ख़राब है। और ऐसे में क्या है कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और एक प्रकार से आप कह सकते हो हेल्थ क्राइसिस आने के पूरे अंदेशे हैं। सर्दियाँ बढ़ गई हैं, लोगों के पास खाना नहीं है। 75% से पॉपुलेशन ज़्यादा ऐसी है जिसको एक मील भी नहीं मिलता पूरे दिन में। और ऐसे में हो क्या रहा है, वहां पर जो बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। और जो उनके पास पैसा था उनका, बेसिकली अमेरिका के पास $9.5 बिलियन, वो भी अभी फ्रीज कर रखा है। कहीं बातचीत हुई है कि वो शायद उसको अभी लिक्विडेट कर देंगे। मगर अभी सच्चाई यह है कि आज की तारीख में, क्योंकि तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, इसके कारण इसको किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया है। ना आज पाकिस्तान ने किया, ना टर्की ने, ना कतार ने। अमेरिका और बाकी देश तो आप भूल ही जाओ। तो उसमें हुआ क्या है कि इसके कारण ये जो वर्ल्ड की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, यूरोपियन बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो भी इसको कोई कर्जा नहीं दे रहा। तो आज कर्जा कोई दे नहीं रहा, फाइनेंशियल एड आ नहीं रही, और ऊपर से वहां पर ड्राउट पड़ा था इस बार। और सच्चाई यह है कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। लोग बहुत भूखे मर रहे हैं, और एक प्रकार मेडिसिनों की बहुत सख्त कमी है। ऊपर से जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो अनपॉपुलर होती जा रही है। जो वादे किए थे उन्होंने कि हम बदली हुई तालिबान 2.0 होगा, मगर वो तो हुआ नहीं। तालिबान 1.0 से भी खराब है। औरतों को कोई भी एक फ्रीडम नहीं है। बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे बच्चों की जो हेल्थ कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे में मुझे लगता है कि एक जो क्राइसिस आ गया है पूरा अफगानिस्तान में। और इससे हो क्या रहा है कि लोगों में एक तो भूखमरी हो गई है और हेल्थ प्रॉब्लम है। दूसरा, आने वाले समय में आपको दिखेंगे कि अफगानिस्तान से ज्यादा रिफ्यूजी बाहर जाएंगे, चाहे तो वो सेंट्रल एशियन स्टेट है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, उसके बाद टर्की में, ईरान में, पाकिस्तान में, और किसी हद तक भारत में भी आ सकते हैं ये रिफ्यूजी। तो ये क्योंकि ऐसा है कि वहां रहने के लिए अब उनके पास खाने को कुछ नहीं। और ऐसे में मुझे लगता है कि जो यूनाइटेड नेशन है वो भी इतना ज्यादा इसकी सपोर्ट नहीं कर पाई है, जो एक चिंता का विषय है। क्योंकि अभी आपको ह्यूमैनिटेरियन एड तो दो, एक देश बिल्कुल ही टूटने के कतार पे है। मानते हैं कि तालिबान की गवर्नमेंट जिसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया, मगर लोगों के लिए तो कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। अगर आप इसमें ध्यान दें अर्जू, हमने, भारत ने एक प्रपोजल दिया था 50,000 टन हम गेहूं भेजना चाहते थे, और हम भेजना चाहते थे काफी मेडिसिन। वो पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर से जाना था और वो अफगानिस्तान में। मगर कहीं ना कहीं उसके अंदर अचकरें आ गई। पाकिस्तान ने उसके लिए सैंक्शन नहीं दी। वो कहते जो ट्रक्स हैं वो अफगानिस्तान से आएंगे, तो वो भी बात वहीं की वहीं रहेगी। अब भारत सोच रहा है कि ये जो भी पूरी एड है, क्योंकि भारत तो हर साल
वहां पर गेहूं देता रहा है लास्ट 10 साल से। तो अभी जो है चाबार पोर्ट के थ्रू भारत भेजने की सोच रहा है, और इसी प्रकार से काफी काफी मेडिसिन भी भेजने की सोच रहा है। भारत चाबार भेजेगा, चाबार से रोड से जाएगा अफगानिस्तान। तो ये भी ये कर रहा है। मुझे लगता है पाकिस्तान ने भी कुछ ना कुछ सपोर्ट किया है, उन्होंने भी भेजा है, मगर सच्चाई है कि बहुत बड़ा क्राइसिस है ये पूरे वर्ल्ड को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में भूखमरी, फाइनेंशियल क्राइसिस, और दूसरा एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई अफगानिस्तान में कि जो प्रॉमिस किया था तालिबान की गवर्नमेंट, जो हक्कानी नेटवर्क की है कि हम जो इंटरनेशनल टेररिज्म उसको नहीं पनपने देंगे, और वो नहीं हो रहा। आज इस्लामिक स्टेट खोरासन ने अपने पैर पसार लिए हैं, अल कायदा बहुत ज्यादा एक प्रकार से बढ़ता जा रहा है। हो क्या रहा है कि उसके कारण एक इंस्टेबिलिटी आ गई है, और लगता है कि सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है, और उसके कारण सारे इलाके में इंस्टेबिलिटी आएगी। नहीं कि अफगानिस्तान में, वो सेंट्रल एशियन स्टेट को भी इफेक्ट करेगी, वो ईरान को भी करेगी, पाकिस्तान को करेगी, उसका इम्पैक्ट भारत में भी होगा। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि अगर ये ही सिचुएशन अफगानिस्तान में रही तो ये पूरे इलाके के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है, और ये इट कैन बी अ डिजास्टर फॉर द होल साउथ एशिया। इसको हमें देखना पड़ेगा आरजू। सर, अगर हम सिर्फ भारत की बात करें, अगर हम भारत की बात करें और पाकिस्तान की बात बाद में कर लेंगे, लेकिन आपके ख्याल से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है अफगानिस्तान की सिचुएशन का भारत के ऊपर? पाकिस्तान का तो थोड़ा बहुत जो हम समझ सकते हैं वो ये कि क्योंकि बॉर्डर लगा हुआ है, वहां से रेफ्यूजीज आ सकते हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन भारत क्या समझता है कि भारत को क्या खतरा हो सकता है और उससे बचा कैसे जा सकता है? देखो, भारत के लिए एक खतरा तो पहले ही हो चुका है आरजू। आपने और हमने भी पहले प्रोग्राम किए हैं, और आप भी करते रहे हैं कि हुआ क्या है कि हमारे जो 6 से 8 हजार लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी, जो कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे, और वो अफगान फोर्सेज के अगेंस्ट भी और अमेरिकन फोर्सेज में, वो अभी अवेलेबल हैं, और वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आए हैं, वो लॉन्च पैड में बैठे हुए हैं, वो ट्रेनिंग एरिया में और स्टेजिंग एरिया में हैं। और उनको अभी जो पाकिस्तान की जो आईएसआई और आर्मी उनको भेजना चाहती है भारत की तरफ, वो अलग बात है। हमारी काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड पुख्ता है, और सर्दियों में भी इस बार लगता है सर्दियां भी गर्म होने वाली हैं, और वो इन्फिल्ट्रेशन की पूरी कोशिश करेंगे भारत के अंदर। तो एक इम्पैक्ट तो यही है कि जो अफगानिस्तान में तालिबान आने से भारत के अंदर जो ये आतंकवादी हैं, ये आने का अंदेशा है। अगर आप अपना ध्यान 1990 में ले जाएं, जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से विड्रॉ किया था, तो वहां से मुजाहिदीन स्टिंगर मिसाइल लेके भारत के जम्मू कश्मीर में आए थे, और तभी से ये इंसर्जेंसी और आतंकवाद का दौर स्टार्ट हुआ था। तो ऐसा ही कुछ ये जो 6,000 के करीब, 6,000 से 8,000 के करीब आतंकवादी हैं, इनके पास M4 और M16 जो असॉल्ट राइफल है, जो अमेरिकन छोड़ गए हैं, उससे वो लैस है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा एक खतरा है कि इस्लामिक स्टेट खोरासन, वो जो है एक प्रकार से भारत के स्पेशली साउथ में उसके बहुत स्लीपर सेल हैं, किसी हद तक केरला में और बाकी सदर्न स्टेट में, वो भी एक प्रकार से एक प्रकार खतरा है कि वो आतंकवाद हमारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बढ़ सकता है। ये बड़ा खतरा है। तीसरा है, अगर जो इंस्टेबिलिटी आएगी, सिविल वार जैसी सिचुएशन अफगानिस्तान में आती है, तो उसका इम्पैक्ट भारत पे भी आएगा, अगर पाकिस्तान में भी आएगा, ईरान में भी आएगा, और कुछ ना कुछ रिफ्यूजी भारत की तरफ भी आएंगे। हो सकता है वो डायरेक्ट ना आए, मगर इनडायरेक्टली भारत के अंदर आएंगे। तो सच्चाई यह है, इंस्टेबिलिटी आने से क्या होगा कि यहाँ पर इंटरनेशनल टेररिज्म बढ़ेगा, वो खतरा सबके लिए है। और वो हम सोच रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट खोरासन, अल कायदा, और ऐसा भी सुनने में आया लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी, उनका जो हेडक्वार्टर है हो सकता है अफगानिस्तान की तरफ जाए, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो रहे वहां पर, क्योंकि उनका जो हेडक्वार्टर वहां रहने से उसको डर है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उनको ग्रे से ब्लैक लिस्ट में डाल देगी। तो ऐसा भी लगता है कि वो हेडक्वार्टर उनके वहां शिफ्ट करने की कोशिश करें। तो ओवरऑल एक सच्चाई है, इंस्टेबिलिटी, और अगर सिविल वार जैसी सिचुएशन आती है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो सिचुएशन अब हो रही है, मारामारी होती है, वहां पर लोग मर रहे हैं, वहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस है, वहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वहां पर हेल्थ क्राइसिस है, उसका इम्पैक्ट भी होना ही होना है। और ये मुझे लगता है कि एक पूरे वर्ल्ड की जिम्मेवारी है, उसके अंदर यूनाइटेड नेशन भी है, यूरोपियन स्टेट भी हैं, भारत भी उसमें जिम्मेवार है, बाकी जो पाकिस्तान भी है, जो बाकी नेबरिंग कंट्री में है, कि अब हम
पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट करके वहां पर एड जल्दी से जल्दी भेजने की कोशिश करें, नहीं तो वहां पर बहुत बुरी हालात हो सकती है। सर्दी बहुत बढ़ गई है और लोगों के पास ना रहने के लिए जगह है, ना खाने के लिए खाना या पीने के लिए पानी, और ना मेडिसिन है। आरजू। सर, जैसे कि आपने कहा कि लश्कर ए तैयबा और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का आपने नाम लिया, पाकिस्तान में भी अब यही बात हो रही है और काफी टाइम से ये बात हो रही है, कुछ टाइम से, कि इस तरह के लोगों को रोका जाए। जो कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जी ये खुद ही एक कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बंद जो है वो चली जाती हैं, कभी कश्मीर कभी कहीं, नॉन स्टेट एक्टर्स का नाम जिनको दिया जाता है। और गवर्नमेंट जो है या एस्टेब्लिशमेंट जिसे भी कहें, फौज कहें या जो भी मुल्क चला रहे हैं, उनकी कोशिश है कि इन लोगों को रोका जाए। आप समझते हैं कोई ऐसी बात हो सकती है कि जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान साथ में बैठे, टेबल टॉक करें और इस चीज का कोई हल निकालें? हो सकता है कि एक कंट्री के करने से वो चीज ना संभल रही हो वो बात, क्योंकि जाहिर है जैसा आपने खुद भी कहा, पाकिस्तान को खतरा है कि वो कहीं ग्रे से ब्लैक लिस्ट में ना चला जाए। लेकिन सर, कुछ अगर हम आगे बढ़े और हम एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस के बजाय हम बैठ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें कि इस चीज को रोका जाए, वो बेहतर नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं, भारत तो बार बार पाकिस्तान को कह रहा है कि आप ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद करें। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जो आतंकवादी हैं उनको आप बढ़ावा देना बंद करें। तो भारत बातचीत करने के लिए तैयार है। और देखो सच्चाई ये है कि अगर भारत और पाकिस्तान के रिलेशन इंप्रूव होते हैं तो दोनों देशों को फायदा, भारत को भी फायदा है मगर पाकिस्तान को बहुत फायदा है। अगर आप देखें आरजू कि अगर ये सिचुएशन अभी हो रही है, इसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और पाकिस्तान इसको समझ नहीं रहा। जिस प्रकार से आपने ठीक बोला था, ऐसा लगता है कि अगर इंस्टेबिलिटी का दौर आता है अफगानिस्तान में और एक प्रकार से सिविल वार होती है, तो 15 से 20 लाख के करीब रिफ्यूजी जो हैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ आ सकते हैं और पाकिस्तान की खुद की माली हालात अच्छी नहीं है। अगर आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में जहां पश्तून हैं, वो अभी जो है वो लोग चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान के साथ मिले, और जो अफगानिस्तान में तालिबान है वो डूरन लाइन को नहीं मानता। और ऐसे में आपने देख लिया है कि तालिबान और पाकिस्तान की आर्मी के बीच में भी काफी झड़प हुई है खैबर पख्तूनख्वा एरिया में, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये बढ़ेगी। और तीसरा है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और फ्रीडम स्ट्रगल जो है बलूचिस्तान में वो भी बढ़ रही है। और ऐसे में तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो और बोल्ड होता जा रहा है, उसको सपोर्ट मिल रही है अफगानिस्तान में। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को भी एक इंस्टेबिलिटी का दौर और आ सकता है। पाकिस्तान अगर चाहता है भारत से रिलेशन करना तो उसको ये आतंकवाद, गुड और बैड टेररिस्ट का फर्क छोड़ के इन टेररिस्ट को, टेररिज्म को छोड़ दे। क्योंकि बार बार ये पाकिस्तान कहने की कोशिश कर रहा है हम भी विक्टिम हैं टेररिज्म के। तो क्वेश्चन है कि टेररिस्ट पैदा किसने किए? टेररिस्ट तो आपने पैदा किए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अगर आपने सांप पाले थे अपने कोर्टयार्ड में कि सोचा था कि नेबर के घर में डंक मारेंगे, वो एक दिन तो आपको मारेंगे, जो हिलेरी क्लिंटन ने बोला था। तो सच्चाई ये है कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ये क्रिएट भी पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने लश्कर तोबा किया, पाकिस्तान ने जैसे मोहम्मद। अगर पाकिस्तान सच्चे मन से गुड और बैड टेररिस्ट के बीच में फर्क करना बंद कर दे और इन टेररिस्ट के अगेंस्ट एक्शन ले, और तब भारत उससे बात करने तैयार है। और अगर दोनों देश मिलते हैं तो बहुत फायदा होगा दोनों देश को, बल्कि पाकिस्तान को बहुत, क्योंकि पाकिस्तान की आज फाइनेंशियल कंडीशन आप देखें और जो एक बड़ी दुख की बात है, एक स्टेट जो 1960 से 70 तक इतना अच्छा इनका जीडीपी था, आज उनका जो 80% जीडीपी डेट में है, उसकी इन्फ्लेशन रेट 10% से ज्यादा है। आपका फॉरेन रिजर्व जो है वो करीब करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर है, एक महीने का आप इंपोर्ट नहीं दे सकते। तो ऐसे में आपका जो डेट हो गया है वो करीब करीब 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया है। तो सच्चाई ये है कि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अगर वो भारत के साथ रिलेशन रखेगा जो कि ठीक नहीं है, उसका नुकसान ज्यादा है। वो आतंकवाद का एक प्रकार साथ छोड़े, वो डिनाइल मोड में, अगर डिनाइल मोड में रहेगा फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उसको ग्रे लिस्ट में डाला है, वो भारत ने तो नहीं डाला, किसी वजह से डाला है। उन्होंने देखा कि आतंकवाद की आप आतंकवादी घूम रहे हैं, आपके लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद आप मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग करते हैं,
आज की तारीख में कहीं भी दुनिया में कोई भी टेररिस्ट एक्शन होता है तो उसकी रूट्स पाकिस्तान में मिलती है। 100 जो बड़े से बड़े टेररिस्ट हैं, इंटरनेशनल टेररिस्ट, उसमें से 70% जो टेररिस्ट हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड हैं इंटरनेशनल टेररिस्ट, वो पाकिस्तान में है। तो देखो, पाकिस्तान को अंदर झांकना पड़ेगा। अगर वो चाहता है भारत के साथ अच्छे रिलेशन, तो वो आतंकवाद का साथ छोड़े और फिर ही भारत उससे बातचीत हो सकती है। अगर भारत और पाकिस्तान के रिलेशन ठीक होते हैं तो दोनों देशों को फायदा होगा। अर्जुन जी, बिल्कुल होना चाहिए सर, और पाकिस्तान कहीं किसी हद तक कोशिश भी कर रहा है कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को रोका जाए। लेकिन साथ-साथ अगले टॉपिक पे जाने से पहले मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, हमें एक-दूसरे की जो कमज़ोरियाँ हैं या हम जिस चीज़ में परेशान होते हैं, उस पे हमें जो है तारीफ़ें करना उन लोगों की, जैसे कहा जाता है हिंदुस्तान से कि अगर बलूचिस्तान में कोई प्रॉब्लम हो या हमारे केपी के साइड पे प्रॉब्लम हो कि जी तालिबान कहते हैं कि ये हमारा एरिया, तो ड्यूरल लाइन को नहीं मानते, तो उस पर हिंदुस्तानी जो है वो जरा खुश होना बंद करें और उन्हें जिसे कहते हैं बढ़ावा ना दें। इसी तरह से पाकिस्तान जो है, जब खालिस्तान या इस तरह की कोई मूवमेंट उठती है भारत की तरफ, तो वो उस पे जो है वो एक पॉजिटिव साइन देना या सपोर्ट करना छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि हम एक दूसरे के मुल्कों में इंटरफेरेंस ना हो हमारी, हम अपने प्रॉब्लम, ठीक है इस तरह की तरीके उठती रहती है, इस तरह की मूवमेंट्स होती रहती हैं, हर जगह होती हैं जहाँ पे इतने लोग होते हैं, वहां पे कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं नहीं हमने अलग होना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी कंट्री उठकर जो है वो सपोर्ट शुरू कर दे। मेरे ख्याल से उसके बजाय जो गवर्नमेंट्स हैं, दोनों जगह की गवर्नमेंट्स हैं, उनको देखना चाहिए कि जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं आखिर उनको क्या प्रॉब्लम है, जो गवर्नमेंट उनका पूरा नहीं कर पा रही है प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो सपोर्ट जो है वो, स्पेशली मीडिया को कहूंगी मैं कि दोनों तरफ के मीडिया जो है वो बहुत ऐसी बातें करते हैं जिससे दूरियां बढ़ती हैं। लेकिन सर साथ ही अगर हम चाइना की बात करें, चाइना के साथ भी एक टेंशन इंडिया की चल रही है और साथ साथ ट्रेड भी चल रहा है। अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने ट्रेड बंद नहीं किया। वैसे एक जमाने में मोदी जी ने एप्लीकेशंस वगैरह जो उनकी एप्स चलती थी उनका जरूर जिक्र किया था कि अब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ट्रेड है। मगर अभी लद्दाख के बाद जो है क्या सिचुएशन चल रही है हिंदुस्तान और चाइना की? देखो, इसमें कोई शक नहीं आरजू, दोनों तरफ लद्दाख के अंदर तो आपको पता है 50,000 के करीब जो जवान भारत ने भी लगा रखे हैं और चीन ने भी लगा रखे हैं। चीन ने जिस प्रकार से वो आया था, उसने अपनी आरटी गन्स, उसने अपनी टैंक्स, उसने अपने एयर डिफेंस मिसाइल रॉकेट्स लगाई हुई हैं, और भारत ने उसके काउंटर के लिए उससे ज्यादा मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट और उससे ज्यादा भारत बिल्कुल तैयार है। देखो, भारत जो है, भारत की जो फौज की 2-3 चीजें बहुत ज्यादा अच्छी खसूसियत हैं चीन के मुकाबले में। एक तो भारत की फौज जो है बैटल हार्डन है, ऐसे इलाकों में रहती आई है, और चाहे वो शाइचेंग ग्लेशियर है या वेस्टर्न लद्दाख है, चीन के लिए ये बहुत कठिनाई है। दूसरे साल वो रह रहे हैं तो उनको बड़ी परेशानी आ रही है, और ऐसे में हमें हल्का नहीं ले रहे चीन को, क्यों हमें मालूम है कि चीन जो है लड़ाई की तैयारी कर रहा है। उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग काफी किया है। उसने 700 से ज्यादा गांव बना लिए हैं लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। वो गांव नहीं है, वो डिफेंडेड लोकेलिटी हैं। लड़ाई के दौरान में उनके अंदर टनल डिफेंसेज या बंकर्स हैं, उनके पास सड़कें हैं। तो ऐसे में हमें सब पता है कि वो चीन कैसे तैयारी कर रहा है। तो भारत भी बड़े जोरों से लगा हुआ है। भारत पीछे 10 साल बाद में स्टार्ट किया, स्पेशली 10 साल, लास्ट 10 साल में जो भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और वो काबिल तारीफ है। चाहे वो लद्दाख से अरुणाचल, हमारी सड़कें भी आई हैं, रेलवे लाइन आई है, लॉजिस्टिक बिल्डअप, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत काफी हद हुई है। और इसमें मुझे लगता है कि भारत का एज है, भारत की एज सबसे ज्यादा है अगर आप देखें तो भारत की एयर पावर में, क्योंकि भारत के पास जो वायु शक्ति है जिसके अंदर मिग 29, मिराज, अभी हमारे रफेल आ गए हैं, उससे हमारे को एज मिल गई है। हमारे जो एयर फील्ड है वो लोअर हाइट्स में है, ज्यादा पे लोड कैरी कर सकते हैं चीन के मुकाबले में, क्योंकि उनके तिब्बत ऑटोनमस रीजन में उनके जो एयर फील्ड है वो हायर हाइट्स में है और कम पे लोड करते हैं। ये चीन को भी मालूम है। और साथ में भारत की नेवी है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग पंच है, जो कि मलक्का स्टेट में जो इंडो ओशन में वो ब्लॉक कर सकती है, चौक कर सकती है। वहां पर 70% जो चीन का ट्रेड वहां से जाता है, यह भी चीन को भी मालूम है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक स्टेलमेट आ गया है भारत और चीन के बीच में लद्दाख में, मगर दोनों की फौजें लगी हुई हैं। भारत चाहता है कि रिलेशन इंप्रूव हो, और उसका एक ही है, भारत कह रहा है कि जो हमने प्रोटोकॉल और हमारे जो एग्रीमेंट है
1993, 95, 96, 2012, 13 के, आप उसको फॉलो करें। आप आगे हैं, अब अभी तक आप दो तीन जगह से तो बातचीत होके वापस गए हैं, 2-3 जगह में अभी भी वो हैं, स्पेशली हॉट स्प्रिंग और देपसांग में। भारत चाहता है कि यथास्थिति अप्रैल 2020 की करे, और ऐसे में मुझे लगता है कि चीन अगर वो नहीं करेगा तो भारत हर सिचुएशन के लिए तैयार है। भारत अगर कुछ भी है, लड़ाई भी होती है तो उसके लिए बिल्कुल तैयार है। ये बात आपने सही बोली कि भारत और जो चीन के बीच में ट्रेड है वो अभी भी $102 बिलियन है, ये बात सच है। और उसके अंदर जो चीन एक्सपोर्ट करता है वो $78 बिलियन है, और भारत एक्सपोर्ट करता है वो $23-24 बिलियन है। मगर ये भी समझना पड़ेगा क्योंकि भारत जो है उसने 200 से ज्यादा चीन की ऐप को अभी जो बैन किया था, उसके बाद जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भी कम की हैं। मगर ज्यादा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि एकदम ये होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो सप्लाई चेन थी वो चीन में थी, अब वो शिफ्ट हो रही है इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत में भी। और दूसरा जो रॉ मटेरियल है, जैसे आपका कई चीजों का रॉ मटेरियल वो चीन से आता था। इसके अंदर मेडिसिन ज्यादा हैं उनका भी और बाकियों का। मगर इसका मतलब नहीं कि ये अगर रिलेशन हमारे ठीक नहीं रहे तो ये जो ट्रेड है $100 बिलियन से ज्यादा वो रहेगा, उसमें खामियां आएंगी। क्योंकि भारत ने अभी मन बना लिया है कि अगर रिलेशनशिप नहीं ठीक होते हैं बॉर्डर पे तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल रिलेशन पे होगा। चीन चाहता वो ना हो, पर भारत ने ये साफ बता दिया है। मुझे लगता है आने वाले समय में इसका एडवर्स इम्पैक्ट होगा। अगर चीन जो है यथास्थिति अप्रैल 2020 की नहीं करता तो भारत जो है अभी तक तो ट्रेड काफी ठीक है, मगर आने वाले समय में इसमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे सप्लाई चेन वहां से दूसरे देशों में जा रही हैं, ट्रेड में इम्पैक्ट आएगा। और भारत जो है जो रॉ मटेरियल भी दूसरे देशों से लेना स्टार्ट कर रहा है। तो यह सच्चाई है कि जो रिलेशनशिप है वो अब चीन को समझना पड़ेगा कि चीन की दादागिरी नहीं चलेगी। भारत प्रिपेयर्ड है हर कंटिजेंसी के लिए। भारत तो इतने तक प्रिपेयर है, अगर भारत को दो तरफ का युद्ध होता है तो भारत दोनों देशों से, चीन और पाकिस्तान से भी लड़ने के लिए तैयार है। पर भारत लड़ाई नहीं चाहता। भारत चाहता है बातचीत से जो हैं जितने भी मसले हैं वो सुलझे। और ऐसे में चीन को भी समझ आना चाहिए कि चीन को लग रहा है अभी कि भारत जो है एक बदला हुआ भारत है और भारत तैयार है। मुझे लगता है आने वाले समय में चीन को कुछ न कुछ सोच समझ करेगा और बातचीत हो सकती है। अभी 14 जो कोर कमांडर मीटिंग मुझे लगता है आने वाले समय में होगी, उसमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकलने के अंदेशे हैं। मगर भारत हर कंटीजेंसी के लिए तैयार है और भारत जो है वेल प्रिपेयर्ड है, वेल स्टॉक्ड है, और एक प्रकार से मुझे लगता है कोई भी इवेंचुअलिटी आए उसके लिए हर चीज के लिए तैयार है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर। और इसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, और बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए जो है अब जो है वो टाइम आ गया है कि अब डायलॉग के जरिए सिचुएशन को जो है कंट्रोल किया जाए, चाहे वो चाइना के साथ हो चाहे पाकिस्तान के साथ। एंड आई विश कि कभी मैं आपके साथ शो करूं तो आप ये ना कहें कि पाकिस्तान और भारत जो है वो लड़ने के लिए तैयार है, बल्कि आप कहें कि दोनों देश जो है वो दोस्ती के लिए तैयार हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर हम सोचें तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।